धरती हर किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लालच को नहीं। महात्मा गांधी जी, उनके इसी विचार के साथ नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो हर साल सर्दियों में एक बिन बुलाए मेहमान की तरह लौट आता है, खासकर दिल्ली एनसीआर में। वायु प्रदूषण। और हर साल कहानी एक जैसी ही लगती है। जैसे ही आसमान में धुंध की चादर बिछती है, हमें कुछ जाने पहचाने शब्द सुनाई देने लगते हैं। क्लाउड सीडिंग, स्मॉग टावर, ऑड इवन। ऐसा लगता है जैसे कोई इमरजेंसी बटन दबा दिया गया हो। बिल्कुल। पर सवाल ये है कि क्या ये असली समाधान है या फिर सिर्फ ध्यान भटकाने वाले उपाय। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास द हिंदू में प्रकाशित एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है। हाँ, जो इन सतही उपायों से आगे बढ़कर भारत में एयर क्वालिटी गवर्नेंस, मतलब हमारी व्यवस्था की उन ढांचागत कमियों पर उंगली उठाता है जो इस संकट की असली जड़ है। और ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए बहुत जरूरी हो सकती है, क्योंकि हम सिर्फ समस्या नहीं बल्कि नीति निर्माण और संस्थागत सुधारों के पहलुओं को भी खंगालेंगे। आपने एकदम सही पकड़ा। आज की हमारी कोशिश इसी बिखरी हुई तस्वीर को जोड़ने की है। ये संकट, देखिए, टेक्नोलॉजी या अच्छी विचारों की कमी का नहीं है। तो फिर किसका है? ये संकट है हमारी महत्वाकांक्षा और हमारी क्षमता के बीच की एक गहरी खाई का। तो चलिए समझते हैं कि स्थायी समाधान के लिए भारत को किन चुनौतियों की दीवार को लांघना होगा। ठीक है, तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां हर साल जनता का ध्यान खींचा जाता है, वो हाई विजिबिलिटी समाधान। हाँ, जो तुरंत दिखते हैं। क्लाउड सीडिंग से लेकर पानी के छिड़काव तक। लेख कहता है कि ये तात्कालिकता का एहसास तो कराते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर इनका असर लगभग ना के बराबर होता है। पर सवाल ये है कि अगर ये इतने बेअसर हैं, तो हर सरकार इन्हीं का सहारा क्यों लेती है? इसका जवाब विज्ञान में नहीं बल्कि राजनीति के मनोविज्ञान में छिपा है। राजनीति के मनोविज्ञान में? हाँ। ये उपाय सरकारों के लिए एक परफेक्ट पॉलिटिकल टूल है। सोचिए, एक सरकार को 24 घंटे की न्यूज साइकिल में ये दिखाना है कि वो एक्शन ले रही है। अच्छा। स्मॉग टावर लगाना या ऑड इवन की घोषणा करना कैमरे पर बहुत अच्छा लगता है। इसे घोषित करना सस्ता है और इसे लागू करने का, यूं कहिए कि नाटक करना, और भी आसान। मतलब ये एक तरह की पॉलिटिकल सिग्नलिंग है जिसका मकसद जनता के गुस्से को शांत करना है, न कि हवा को साफ करना। बिल्कुल। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सबसे बड़ी कीमत ये है कि ये उपाय असली गुनहगारों से टकराव को टाल देते हैं। जैसे कि निर्माण, परिवहन, पावर प्लांट्स और कृषि क्षेत्र। ये प्रदूषण के बड़े स्रोत हैं और बहुत शक्तिशाली लॉबी भी। इन पर हाथ डालने से राजनीतिक नुकसान हो सकता है, तो स्मॉग टावर लगाकर आप इन सभी से टकराव टाल जाते हैं। तो एक तरफ ये दिखावटी कदम उठाए जाते हैं और दूसरी तरफ आम नागरिक जहरीली हवा में सांस लेना जारी रखते हैं। और विडंबना देखिए, जब कुछ नागरिक इंडिया गेट जैसी जगहों पर इन नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं तो उन पर पुलिस कार्रवाई हो जाती है। संक्षेप में कहें तो ये हाई प्रोफाइल उपाय असल में शासन की विफलता पर पर्दा डालने का काम करते हैं। ये उस गहरे जख्म पर एक फैंसी बैंडेड की तरह है जिसके नीचे इन्फेक्शन फैलता रहता है। ये बैंडेड वाला एनालॉजी बिल्कुल सटीक है और ये हमें सीधे उस गहरे जख्म पर ले आता है जिसकी बात लेख करता है, हमारी बिखरी हुई शासन व्यवस्था। जी। लेख का तर्क है कि भारत में स्वच्छ हवा की जिम्मेदारी किसी एक की है ही नहीं। ये एक ऐसी गेंद है जिसे सब एक दूसरे के पाले में फेंक रहे हैं। बिल्कुल। चलिए एक प्रदूषण के कण की यात्रा की कल्पना करते हैं। ठीक है। मान लीजिए वो पराली के धुएं से पंजाब के एक खेत में पैदा हुआ। वहां जिम्मेदारी राज्य के कृषि विभाग और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की है। हवा के साथ वो दिल्ली की सीमा में दाखिल हुआ। अब ये CAQM यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आ गया। अच्छा। दिल्ली के अंदर आकर अगर वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट की धूल में मिलता है तो जिम्मेदारी नगर निगम और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की है। अगर वो ट्रैफिक के धुएं में मिलता है तो परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की भूमिका आ जाती है। बाप रे, ये तो एक भूल भुलैया है। पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, PWD, लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। सही कहा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर एजेंसी समस्या के सिर्फ एक छोटे से टुकड़े को देख रही है। किसी के पास पूरी तस्वीर है ही नहीं। और यहीं से सारी समस्याएं शुरू होती हैं। जब जिम्मेदारी इतनी बटी हुई हो तो जवाबदेही शून्य हो जाती है। तो इसके नतीजे क्या होते हैं? इसके 3 सीधे नतीजे होते हैं। पहला, राज्यों में नियमों का पालन करवाने में भारी असमानता दिखती है।
जैसे दिल्ली में BS6 गाड़ियां अनिवार्य हैं, लेकिन NCR के दूसरे शहरों में पुराने वाहन आराम से चल रहे हैं। हाँ, ये तो है। और दूसरा नतीजा तो हम हर साल देखते हैं राज्यों के बीच समन्वय की भारी कमी। बिल्कुल, पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो जाता है, लेकिन जमीन पर मिलकर कोई काम नहीं होता। और तीसरा, जैसा लेख बताता है, अदालती आदेशों, केंद्र के निर्देशों और स्थानीय फैसलों में अक्सर टकराव होता है। एक ऐसी प्रणाली बन गई है जहां कई लोग शामिल तो हैं, लेकिन कोई भी नेतृत्व करने के लिए सशक्त नहीं है। ये अमेरिका, ब्रिटेन या चीन जैसे देशों के बिल्कुल उलट है, जहां एक मजबूत राष्ट्रीय कानून और एक शक्तिशाली नियामक संस्था ने दशकों तक लगातार सुधार को संभव बनाया। हमारे यह सिस्टम शुरू से ही बिखरा हुआ है। तो हमने समस्या की जड़ को समझा, जो कि ये बिखरी हुई कंफ्यूज्ड गवर्नेंस है। अब लेख 2 बहुत ही दिलचस्प जाल का जिक्र करता है, जिनमें हमारे प्रदूषण रोधी नीतियां बार बार फंस जाती हैं। जी। पहला है बौद्धिक जाल या इंटेलेक्चुअल ट्रैप। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है, इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो नीति निर्माण को समझते हैं। बौद्धिक जाल का मतलब है ये मान लेना कि जो समाधान बड़े बड़े थिंक टैंक या IITs के लैब्स में तैयार किए गए हैं, वो जमीन पर भी उतने ही कारगर होंगे। अच्छा। हम मान लेते हैं कि अगर कोई आइडिया अकादमिक रूप से शानदार है, तो वो व्यवहारिक रूप से भी सफल होगा ही। मतलब जो नीतियां कागज पर बहुत अच्छी लगती हैं, जरूरी नहीं कि वो असल दुनिया की धूल मिट्टी में भी काम करें। हाँ, कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं इसका? बिल्कुल। सोचिए, एक टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक AI पावर्ड ऐप बनाया जो सैटेलाइट इमेज से पराली जलाने वाले खेतों की तुरंत पहचान करता है। कागज पर तो ये एक क्रांति है ना? लेकिन जमीन पर क्या होता है? उस ऐप से डेटा निकालकर पटवारी तक पहुंचने, फिर उस किसान पर कार्रवाई होने में इतना समय और लाल फीताशाही है कि अगली फसल की तैयारी शुरू हो जाती है। समझ गई। ऐप शानदार है, पर सिस्टम उस स्पीड पर काम करने के लिए बना ही नहीं है। यही है बौद्धिक जाल। ये समाधान तकनीकी रूप से सही होते हैं, पर वो नगरपालिका की क्षमता, भ्रष्टाचार और राजनीतिक मजबूरियों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो हम अपने ही बनाए शानदार प्लान्स में उलझ जाते हैं जो जमीन से कटे हुए हैं। लेकिन बाहर से सीखने में क्या हर्ज है? दुनिया के कई शहरों ने तो अपनी हवा साफ कर ली है, हम उनके मॉडल क्यों नहीं अपना सकते? और यही हम दूसरे जाल में फंसते हैं, जिसे लेख पश्चिमी जाल या वेस्टर्न ट्रैप कहता है। अच्छा। यह वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस को बिना सोचे समझे, बिना भारतीय संदर्भ में ढाले हूबहू कॉपी पेस्ट करने की आदत है। मतलब लंदन मॉडल या बीजिंग मॉडल की जो बात होती है, वो एक जाल है। बिल्कुल। समस्या उन मॉडल्स में नहीं, हमारे कॉपी करने के तरीके में है। जो मॉडल यूरोपीय शहरों में सफल होते हैं, वो कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जैसे वहां सरकार के पास अथाह संसाधन है और लोगों का अपनी संस्थाओं पर बहुत भरोसा है। और जब हम उसे भारत में लाते हैं, जब आप उस मॉडल को भारत में लागू करने की कोशिश करते हैं, तो वो यहाँ की हकीकत से टकराता है। घनी आबादी, एक बहुत बड़ा अनौपचारिक श्रम बाजार और पहले से ही हाँफ रही सरकारी एजेंसियां। इसे एक उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए हमने यूरोप की तर्ज पर एक लो एमिशन जोन बनाने का फैसला किया। ठीक है। यूरोप में ये काम कर सकता है क्योंकि वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतरीन है। भारत में क्या होगा? लाखों ऑटो रिक्शा वाले, डिलीवरी बॉय, छोटे व्यापारी जिनकी रोजी रोटी पुराने वाहनों पर टिकी है, वो रातों रात बेरोजगार हो जाएंगे। सही बात है। यहाँ समस्या विचार के विदेशी होने में नहीं, बल्कि उसे भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से न ढालने में है। तो ये दोनों जाल मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां नीतियां इसलिए नहीं चुनी जाती कि वे व्यावहारिक हैं, बल्कि इसलिए कि वे सुनने में आधुनिक, ग्लोबल या स्मार्ट लगती हैं। बिल्कुल। जैसा लेख कहता है, ये आइडियाज अच्छी तरह से यात्रा तो करते हैं, लेकिन जमीन पर ठीक से उतर नहीं पाते। और इसका नतीजा ये होता है कि कुछ महीनों बाद जब उनका सामना नौकरशाही की सुस्ती या अस्पष्ट आदेशों से होता है, तो वे चुपचाप दम तोड़ देती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हमारे अपने एक्सपर्ट डिजाइन समाधान काम नहीं कर रहे और बाहर से कॉपी किए मॉडल भी फेल हो रहे हैं, तो फिर रास्ता क्या है? इन जालों से कैसे बचें? देखिए, लेख बहुत साफ कहता है कि समाधान की शुरुआत भारतीय बाधाओं को स्वीकार करने से होनी चाहिए। हमें डिजाइन की शुरुआत इस सवाल से करनी होगी, हमारी नगर पालिकाओं की असल क्षमता क्या है, विकास और रोजगार का दबाव कितना ज्यादा है। मतलब नीतियां सुरुचिपूर्ण होने से ज्यादा लागू करने योग्य होनी चाहिए। एकदम सही। ठीक है, तो इस व्यावहारिक नजरिए के साथ लेख क्या ठोस कदम सुझाता है? पहला है संस्थागत स्पष्टता। हाँ, और ये सबसे जरूरी है।
हमें एक आधुनिक स्वच्छ वायु कानून चाहिए जो साफ साफ बताए कि वायु गुणवत्ता के लिए लीड कौन करेगा और जवाबदेही किसकी होगी। यहाँ लक्ष्य एक और सुपर पावरफुल रेगुलेटर बनाना नहीं है, बल्कि एक समन्वयकारी निकाय बनाना है, एक ऐसा एंकर जो अलग अलग मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच तालमेल बिठा सके। और दूसरा सुझाव है सही विशेषज्ञता को लेकर। लेख विज्ञान प्रबंधकों यानी साइंस मैनेजर्स की एक पेशेवर कैडर की बात करता है। ये एक नया आइडिया, ये कौन लोग होंगे? ये साइंटिस्ट और ब्यूरोक्रेट दोनों का मिश्रण होंगे। अच्छा। ये वो लोग होंगे जो एक तरफ आईआईटी के प्रोफेसर की जटिल वैज्ञानिक रिसर्च भी समझते हैं और दूसरी तरफ एक नगर निगम कमिश्नर की बजट की मजबूरियां भी। वो दोनों के बीच एक ट्रांसलेटर का काम करेंगे। उनका काम और रिसर्च करना नहीं, बल्कि मौजूदा ज्ञान को लेकर उसे ऐसी व्यवहारिक नीति में बदलना है जिसे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जमीन पर लागू कर सके, ताकि हमारे सेंसर और सैटेलाइट से मिला डेटा सिर्फ सुंदर रिपोर्ट्स में ना रह जाए, बल्कि जमीनी फैसलों का हिस्सा बने। और तीसरा और शायद सबसे व्यवहारिक कदम, स्थिर वित्त पोषण और पारदर्शिता। बिल्कुल। सोचिए, अगर किसी एजेंसी को पैसा तभी मिलता है जब प्रदूषण का स्तर गंभीर हो जाए, तो वो कभी भी लंबी अवधि की योजना बना ही नहीं पाएगी। वो हमेशा आग बुझाने का ही काम करेगी। सही कहा, आग लगने से रोकने का नहीं। एजेंसियों को स्थिर बहुवर्षीय धन की जरूरत है ताकि वे अच्छे कर्मचारी रख सकें और स्थायी समाधानों पर काम कर सकें। और पारदर्शिता का मतलब है कि अनुपालन डेटा, यानी कौन सी फैक्ट्री नियमों का पालन कर रही हैं और कौन सी नहीं, ये जानकारी सार्वजनिक हो। जब ये डेटा पब्लिक होता है तो कंपनियों पर सामाजिक दबाव बनता है और सरकारी एजेंसियों के लिए भी बहाने बनाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, इससे नियमों की विश्वसनीयता बढ़ती है। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा का सार ये है कि स्वच्छ हवा केवल एक मौसमी आकांक्षा नहीं है, ये एक गवर्नेंस की चुनौती है। भारत वैश्विक अनुभवों से सीख सकता है, लेकिन स्थायी प्रगति वो भारतीय परिस्थितियों के लिए बनाई गई संस्थाओं और नीतियों से ही आएगी। जी, टेक्नोलॉजी कुछ समय के लिए राहत दे सकती है, लेकिन केवल भारत की जटिलता को समझने वाला शासन ही स्थायी बदलाव ला सकता है। और अब जरूरत किस चीज की है? देखिए, सारे उपकरण हमारे पास मौजूद हैं। स्वच्छ हवा की राजनीतिक मांग भी अब पहले से कहीं ज्यादा मुखर है। अब जरूरत है अपनी जमीनी हकीकत को स्वीकार करने के आत्मविश्वास की और उन समाधानों को लागू करने की प्रतिबद्धता की जो शायद सुनने में उतने ग्लैमरस ना हो, लेकिन जमीन पर काम करें। बिल्कुल। जाते जाते ये लेख एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है, जिस पर सोचना जरूरी है। हाँ, लेख का मुख्य तर्क है कि समाधान इस आधार पर बनने चाहिए कि हमारी एजेंसियां वास्तव में क्या लागू कर सकती हैं। तो यहाँ एक दुविधा पैदा होती है। क्या? सोचने वाली बात यह है, क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपनी वर्तमान कमजोर क्षमता से मेल खाने के लिए अपनी पर्यावरणीय महत्वाकांक्षाओं को कम कर देना चाहिए, या इसका मतलब यह है कि हमें अपनी पूरी ऊर्जा पहले अपनी क्षमता को मौलिक रूप से सुधारने पर लगानी चाहिए और फिर महत्वाकांक्षी नीतियां बनानी चाहिए? पहला कदम कहाँ उठाया जाना चाहिए, महत्वाकांक्षा को यथार्थवादी बनाने में या यथार्थ को महत्वाकांक्षा के लायक बनाने में? इस विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको द हिंदू के इस लेख का ये गहन विश्लेषण, जो यूपीएससी मेंस के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, पसंद आया हो, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर हमारी चर्चा का हिस्सा बने रहें। धन्यवाद।